हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टेस्ट नंबर जो हमने कल अपलोड किया उसी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको फिनिश कर लेते हैं फटाफट से। और जो लोग सीरियस है वो अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपनी तैयारी को करिए। जो सीरियस नहीं है या जिनके पास टाइम नहीं है लाइक भी करने का, मत देखिए, कहीं और चैनल पर देख लीजिए, है ना। चलें हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमने 30 नंबर तक के इसके क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ उसके पहले जो बची हुई टेस्ट सीरीज थी उससे किया। तो अब हमें 31 से देखना है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सेकंड, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा, है ना। तो ये तो पढ़ा ही है ऑलरेडी में। थर्ड, नेक्स्ट कह रहा फैक्ट कि यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो देखिए बात करें अगर यहाँ पर हम कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। पहली बात तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण ही नहीं करता। आपको ये तो पता ही है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो अपनी लोकसभा की प्रथम तिथि से लेके अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक होता है, क्योंकि जब अगली लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो उसमें से प्रोटेम स्पीकर किसी उम्मीदवार को चुनते हैं, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हैं। ये कार्रवाई आपको पता है। तो इस हिसाब से देखें तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो सदन का सदस्य होता है। इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाली कोई बात नहीं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। सेकेंड, इन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा, है ना। थर्ड की बात करें तो यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। तो यहाँ पर केवल आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है। इट मीन्स कि बी ऑप्शन केवल यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि इसके बारे में मैंने जो क्लैरिफिकेशन बताया आपको सही से वो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर नहीं किया जाता ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बात करें अगर हम यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो देखिए ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लेकिन याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा है, वो हमें बताना है। सेकंड कह रहे हैं कि आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। थर्ड है आपका कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। एंड डी के सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा रहे। अब ये सारे के सारे काफ़ी फैक्चुअल इन्होंने दे दिए, सारे फैक्ट दिए हैं। अब अगर इनमें से अच्छे से आपको फैक्ट नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। अगर बात करें यहाँ पर हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो ये आपका कैग जो अनुच्छेद 149 के तहत कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों को प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा विहित की जाए। अनुच्छेद 149 से लेकर 151 के अंतर्गत करता है काम, है ना। तो देखिए जो डी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर बताया कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा रहे, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है। तो ये आपका इसमें नहीं कि इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें और भी अच्छे से दी गई हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके और सारी क्लैरिफिकेशन बढ़िया हो जाएगी, यानी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन ए भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बी संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, थर्ड है आपका भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, एंड फोर है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो कह रहे हैं यहाँ पर इन्होंने कूट दिया गया है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है या सही उत्तर चुनना है, ठीक है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और 4, या डी केवल थर्ड और 4, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 131 आर्टिकल नंबर आपने सुना होगा 131, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है बट जो क्वेश्चन है उस हिसाब से देखें तो 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया है
और इसके इन सबका संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए बताया गया कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि कौन से मतलब कोड के आधार पर कौन सा आंसर सही है, तो सी हो जाएगा आपका फर्स्ट और फोर। ठीक है, फर्स्ट और फोर आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किन के द्वारा होता है। ऑप्शन है संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, बी संसद और राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा, सी संसद और राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा, या डी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। कह रहे राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किन के द्वारा होता है ना, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। इस तरीके से उन्होंने 4 फैक्ट दिए हैं, काफ़ी ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, और किसी उम्मीदवार को इस चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता प्रत्यक्ष मतदान से नहीं करती है, बल्कि एक ऐसे निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। इसका निर्वाचन किया जाता है और इस चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, है ना। इस निर्वाचन में निम्न लोग वोट डालते हैं। अब जो डालते हैं ये कहीं नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सिर्फ कुछ जो लाइनें हैं इनके द्वारा 5 से 7 क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। देखो, एक फर्स्ट नंबर लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। किसमें? राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके अंदर। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश आपके और भी है ना, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, इस तरीके से दिल्ली। तो यहाँ पर इन्होंने दिया 2 जगह, कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी, है ना। ये 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो कितने याद रखना है? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, राज्य विधानसभा के, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग इसमें भाग लेते हैं। आंसर की बात करें यहाँ पर, तो जब आपने वो लाइनें पढ़ ली तो आपको इसके आंसर के बारे में पता चल गया होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन कर सकती है जब तक डैश। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, है ना। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। सेकंड, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है। ठीक है। थर्ड है कि विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायक आवश्यक है। एंड 4, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड और 4, सी फर्स्ट और सेकेंड, एंड डी सेकेंड और 4। ठीक है, चले तो अब हम बात करते हैं भारतीय संसद राज्य सूची के विषय के बारे में। ठीक है, देखिए, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। इन कंडीशन में आपका जो ये ऑप्शन है, इसका मतलब क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि सेकेंड और थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सेकंड, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, अब ये परिसीमन आयोग के बारे में बात हो रही है। संविधान के देखिए, बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170 और 332 में परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान है। परिसीमन आयोग ही परिसीमन कार्य संपन्न करता है। परिसीमन आयोग के निर्णय सरकार पर अबाध्यकारी होते हैं तथा न्यायालय में नहीं उठाए जा सकते। तो ऑप्शन ए तो आपका यहाँ पर सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता। इट मीन्स कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों इफेक्ट आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं कभी भी हार्शली बात नहीं करती हूँ, आप लोगों से बहुत ही पोलाइटली, बहुत प्यार से ही बात करती हूँ, पर कभी कभी ना मन में
कुछ अलग सा वो हो जाता है, तब कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो देखो सच में जो सीरियस हो तो देख लिया करो, नहीं सीरियस हो तो कोई बात नहीं, वीडियो ही मत देखो, लाइक करने वाली झंझट ही खत्म। जब फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें मिल रही हो तो उनकी वैल्यू करनी चाहिए। यही जब पैसे से मिलती है तो आदमी वैल्यू करता है ना। इसलिए लोग कई बार अच्छे कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी सराहना नहीं होती है, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। अब देखो बहुत सारे कामों के लिए वीडियोस लोग बनाते हैं, पर आप देखना उनमें लाइक्स बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार लोग ना अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप कुछ दे नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट प्रोत्साहन तो दे ही सकते हैं, है ना। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे मन की बात थी तो मैंने आपसे बोल दी, आपके जो मन में हो आप कमेंट कर देना, अगर बुरा लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी, है ना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मतलब हो जाता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। देखो क्योंकि मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ ना, आपके लिए कभी कभी ज़्यादातर तो मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ। इन केस किसी दिन अगर रात में लेट नींद आई, कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी काम में फंस गए, अब नहीं टाइम से वीडियो बना, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के करती हूँ। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत सीरियस हैं, अच्छे से देखते हैं। तो जब अगर सामने वाला अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो आप तो उसको थोड़ा प्रोत्साहित कर दो। बहुत सारी चीज़ें समाज में अच्छी हो सकती हैं, सिर्फ उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं इसके बारे में विचार करना है। ऑप्शन ए, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है। सेकंड, इसका गठन 1985 में किया गया था। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यहाँ पर, देखिए संविधान का जो भाग आपका है 14 यानी कि 14 का अधिकरण का प्रावधान करता है। इस प्रावधान को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 323 का और 323 खा क्रमशः अन्य मामलों से संबंधित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण का प्रावधान करता है। इसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी हैं, मैं PDF भी इसलिए आपको सेंड करती हूँ आंसर बाय आंसर। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ, तो यह ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड भी गलत होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसका गठन 1985 में किया गया था, जबकि आंसर कह रहा है कि इस प्रावधान को 1976 के 42वें संविधान अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कोई नहीं, इसमें फिर हम डी कर लेते हैं कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। ठीक है, फिर मैं एक बार इसको अपनी बुक में चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, कमेंट कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। ठीक है, और आप लोग भी अपने स्तर से चेक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर क्वेश्चन में पूछा गया है ना, कि संसद में कोई विधेयक अगर प्रस्ताव की पहल करना है तो उसके पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अब किन में आवश्यक है ये बताना है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, सेकंड ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, थर्ड राज्यों की सीमा में फेरबदल से संबंधित विधेयक पर, या फोर्थ धन विधेयक पर। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए फर्स्ट, फोर, फिफ्थ, बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर, सी थर्ड और फोर, एंड डी थर्ड, फोर और फिफ्थ। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं कि इसमें क्या सही होना चाहिए। देखिए बात करें अगर हम कि संसद में निम्नलिखित विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती, तो कौन कौन से विधेयक हो जाएंगे। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, बी सेकंड ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, थर्ड राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, फोर्थ धन विधेयक पर। तो इस तरीके से बात करें तो सारे कथन आपके सही हैं, विच मीन्स कि बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब देखिए इसके कितने क्वेश्चन आपको मिल गए। वो एक क्वेश्चन केवल इस तरीके से बना सकते हैं कि राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से विधेयक अगर प्रस्तुत करना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन है कर से हुई प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण, सेकंड भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि, है ना। वित्त आयोग द्वारा किन विषयों पर अनुशंसा की जाती है, दो यहाँ पर फैक्ट दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ऑप्शन फर्स्ट, आय कर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
किस अनुपात में बंटवारा होगा, ये आपको पता कि वित्त आयोग ही करता है। भारत के संचित कोष से राज्यों के राजस्व में सहायता देने के क्या सिद्धांत हैं। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए अन्य विषय के बारे में आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की संस्तुतियों को संसद के समक्ष रखता है। अनुच्छेद 280 आपको पता है, 270, 273, 275 भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। सेकंड कह रहे कि इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो राज्य सूचना के विषय में अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। एंड कह रहे हैं कि इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास लाभ का कोई अन्य पद भी नहीं होना चाहिए तथा वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ या किसी भी व्यापार या किसी पेशे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए केवल आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक काम और करती हूँ कि जैसे मैंने मेंस के लिए बोला था तो मैं इसमें बीच में आपको मेंस का एक क्वेश्चन डेली लगा दिया करूँगी वीडियो में। आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिखिए। मैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ लेटेस्ट में न्यूज़ रहती हैं, कुछ उसकी समितियाँ रहती हैं या कोई वर्डिक्ट आया तो मैं उसको बताती जाऊँगी। तो आप देखना कि करंट के क्वेश्चन को टैकल करना, मतलब जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उससे अगर क्वेश्चन आता है तो टैकल करना बहुत ईजी है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, बस ये है कि हमें उसे फ्रेम करना आना चाहिए। और देखो एक चीज़ अपने मन में निकाल दो। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि हम तो लिख नहीं पाते, हमारा क्वेश्चन अच्छा होगा, हमारा क्वेश्चन बेटर नहीं हो सकता। बेटर बेस्ट जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ तो चीज़ों में बदलाव आता रहता है और अच्छी होती रहती है ना। एक दिन में किसी को कोई भी चीज़ नहीं आती। अगर किसी ने बोला आपको कि मैंने पहले दिन से ही लिखना स्टार्ट किया, मेरा आंसर बहुत अच्छा होता था, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इन सब चीज़ों में मत पड़ना। मैं डेली आपको 1 या 2 स्लाइड में 1 से 2 क्वेश्चन डेली लगा दूंगी और उसके बारे में मैं भी कुछ कुछ बता दिया करूंगी। दूसरी बात है कि कोई भी क्वेश्चन सबका लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, तो हर कोई उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अटेंड करेगा, तो आप उसे अटेंड करो। मैं भी अपनी चीज़ बताऊंगी, मैं भी लिखती हूँ डेली, तो उससे क्या है कि चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, है ना। चलो तो हम पहले ये टेस्ट सीरीज देख लेते हैं और इसी में मैं बीच में आपको क्वेश्चन लगा दूंगी। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सेकंड कह रहे हैं कि संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है। तो अब बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए अगर बात करें यहाँ पर हम तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 24 इस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने उम्र बताई है 12, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत हो जाता है ना। और सेकंड आपको पता ही है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है ना। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ए आपका गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उम्र कम दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर बात करें तो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि आपका वही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। सेकंड, इसके निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो CBI की स्थापना वो आपकी संथानम समिति 1962 से 64 की समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी और इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के आधार पर की गई थी, है ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसके निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश
यह उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, उसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा की जाती है ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कार्मिक मंत्रालय की बात की है, जबकि वहाँ पर गृह मंत्रालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथनों होगा। ऑप्शन ए, महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यताएं होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। सेकंड कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76 फर्स्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात करें तो नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में भी योग्यता होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के लिए होती हैं। इट मीन्स कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संविधान के 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन सेकंड, राज्यपाल को अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो करिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए बात करें तो पहली बात पहला ऑप्शन आपका इसीलिए गलत हो गया क्योंकि संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है ना। सेकंड, राज्यपाल नहीं होगा यहाँ पर, राष्ट्रपति को किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है, ना कि राज्यपाल। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन है GVK राव समिति, बी थुंगन समिति, थर्ड है आपका गाडगिल समिति। तो यहाँ पर कह रहे कोड दिया गया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये यहाँ पर पूछा गया है। देखो बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। यानी कि यहाँ पर तीनों जो समिति दी गई वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसके अलावा 2 समितियाँ और दी गई हैं, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये भी इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो कई नोट डाउन कर लोगे तो अब आपको इसको कई भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर केवल बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बनेगा, अशोक मेहता समिति, तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी है ना। 3 तो यहाँ पर आपको पता ही चल गई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का सभापति निरपवाद रूप से सत्ता दल का नेता होता है। ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्राक्कलन समिति या डी प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। बात करें तो प्राक्कलन समिति में मूलतः 25 सदस्य होते हैं या थे है ना, होते नहीं है, थे। लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यह 300 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसमें आपके सत्ता दल के ही लोग इसमें नेता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। सेकंड, इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में दिया गया है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही वो बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें शून्यकाल के बारे में तो देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाने लगा। यह एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है और 12 बजे से दोपहर का समय ना तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और ना ही मध्याह्न पश्चात का समय। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे 0 आवर भी कहा गया क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात 1 बजे पर सदन के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने तक। तो इस तरीके से इन्होंने पूछा कि कौन सा से सही है।
तो यहाँ पर फिलहाल हमारा डी ऑप्शन सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों में मंत्री का ध्यानाकर्षण कराने की युक्ति है। सेकंड, इसमें सरकार की निंदा की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम ध्यानाकर्षण के बारे में, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई भी सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 में अस्तित्व में आया। शून्यकाल के विपरीत इसका संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख है। आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है केवल। ठीक है, बी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई शक्ति विशिष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार है। थर्ड है कि सशस्त्र बल यानी विशेषाधिकार अधिनियम 1958 एफस्पा के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान में राज्यपाल द्वारा समय समय पर विवेकाधिकार के अनुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, विशेष रूप से अनुच्छेद 154, 163 और 164। हालांकि राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसी किसी भी शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस तरीके से बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो ये सेकंड ऑप्शन है ना, ये काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा में कब रहा, जब जुलाई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया, तो उसके बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई अच्छे से। आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको इसका क्यों सही नहीं है वो तो बात पता ही चलेगी, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें और अलग है वो भी पता चलेंगी। काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। सेकंड, अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। पहली बात तो संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वह केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, या जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सत्र में ना हो। ठीक है, दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में ना हो। तो इस प्रकार एक सदन का सत्र जारी होने पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। दोनों सदनों के सत्र में होने पर जारी अध्यादेश शून्य हो जाता है जब उसे समाधान हो जाए कि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिसके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर एक कूपर मामला हुआ था 1970 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर ही, है ना, संतुष्टि पर हठधर्मिता के आधार पर अदालत में सवाल उठाया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा है कि न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 1975 के 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक तथा न्यायिक समीक्षा से परे बनाया। हालांकि यह प्रावधान 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। इसलिए राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला क्यों गलत, क्योंकि इन्होंने केवल कह दिया कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो या एक भी सत्र में ना हो, तब अध्यादेश जारी हो सकता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कि न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो ये गलत है, सवाल उठाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सेकंड राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, थर्ड भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, या फोर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बात करते हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड,
सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो अगर आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर आपका इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ लेना ठीक ठाक मात्रा में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनको पढ़ने से क्या है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कौन? तो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। थर्ड है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्व का निर्वहन भी करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब हम बात करें अगर आंसर की, देखो थर्ड तो आपका अपने आप ही गलत हो गया। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिकी अध्यक्ष के समान होते हैं और इस संबंध में वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान है, जो अमेरिकी विधायिका के सीनेट यानी कि अमेरिकी विधायिका का उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। सेकंड बात करें तो राष्ट्रपति के पद त्याग, पद से हटाए जाने, मृत्यु या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दिशा में या दशा में वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये सबको पता है ना। वहीं पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या उसके कृत्य को निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। इस अवधि के दौरान इन कार्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। इसलिए 3 ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। जब 3 कट जाता है तो आपका केवल थर्ड, डी ये भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, जो कि फर्स्ट और सेकेंड सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति का संरक्षण और विकास करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब बात करें अल्पसंख्यक के बारे में। ठीक है, तो देखो अल्पसंख्यक समूह वे समूह है ना, वह समूह हैं जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के क्षेत्र विशेष या संपूर्ण देश में अन्य वर्गों समूहों की जनसंख्या की अपेक्षाकृत अत्यंत छोटा समूह होता है। ठीक है। नेक्स्ट कि ये कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 29 में, सबको पता है संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा या धर्म के विकास के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो इस तरीके से देखें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इनको संविधान में 44वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। किनको? मौलिक कर्तव्यों को। सेकंड, इनको लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। थर्ड, मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। तो कह रहे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए तो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए इनमें संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, सभी नागरिकों में आपसी भाईचारे को बढ़ाने हेतु प्रयत्न तथा पर्यावरण की रक्षा करने संबंधी कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है ना। इनमें मतलब कि पहले जब मूल कर्तव्य थे वो आपके 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया, तो आपके टोटल जो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं वो आपके 11 है। इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि केवल थर्ड है। कौन सा से सही है? देखो यहाँ पर 44वां दे दिया है, 44 नहीं था, यहाँ पर 42 संविधान संशोधन था, इसलिए ये वाला गलत हो गया आपका ऑप्शन, है ना। इन्होंने कहा है कि इनको लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, है ना, तो ये उसी में लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखें तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि केवल थर्ड।
देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, धर्मनिरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सेकंड, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो ए देखिए समझिए इसको कि समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र समान रूप से कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये 44 की जगह फिर गलत हो गया, इसको बहुत ध्यान देना, ईयर को 42 हो जाएगा। तो आंसर की बात करें तो बी आपका यानी कि सेकंड ऑप्शन केवल यहाँ पर सही हो जाता है, फर्स्ट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है। सेकंड कह रहे हैं कि वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अब हम अगर बात करें वित्तीय आपातकाल के बारे में, देखिए एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से वित्तीय आपातकाल को स्वीकृति प्रदान हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। ये दो बातों को इंगित करता है। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक पुनरावलोकन से परे नहीं है, यानी कि होनी चाहिए। तो अब हम अगर बात करें कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ए केवल होगा आपका, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे किया जा सकता है। कब की बात है ये कि कब से ये हुआ, तो 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। सेकंड है कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। थर्ड है कि राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेज सकता। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है वो ध्यान रखना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें, पर इन्होंने क्योंकि पूछा है कि सही नहीं बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं है। विधेयक को विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों को बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। यदि यह यथोचित विधायिकाओं द्वारा विधिवत पारित किया गया है, वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही नहीं है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर पूछा कौन से सही नहीं है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। सेकंड, प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। थर्ड, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद ISA के गठन के प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में है ना। आंसर की बात करें तो आपका तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, विच मीन्स कि तीनों फैक्ट आपके सही है। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्य में शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं। सेकंड, संसद बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। थर्ड, अंडमान एवं निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी विनियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समरूप ही होता है, यानी कि बराबर होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें यहाँ पर तो संविधान केंद्र और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमा को निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित करता है। वो क्या है? संसद भारतीय क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। भारतीय क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और समय समय पर भारत में शामिल होने वाले अन्य भाग शामिल हैं। राज्य विधानसभा राज्य के संपूर्ण या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये भी पता है। एंड किसी राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते जब तक कि राज्य और कानून के बीच एक पर्याप्त संबंध ना हो। केवल संसद ही बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। इस प्रकार संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में अधिवासित भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी लागू होते हैं, है ना। देखिए तो इस तरीके से अगर और भी काफ़ी चीज़ें अच्छे से दी गई हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लो, तभी इस पूरा आंसर आपको समझ में आएगा। आंसर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट नहीं। इन्होंने बोला कि समान रूप से, तो नहीं, कहीं पर समान रूप से लागू होंगे, कहीं पर नहीं भी लागू होंगे, वो संसद डिसाइड करेगी। इसके बाद में उसको बराबर करने के लिए और भी चीज़ें हैं, है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, सेकेंड और थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आप कह सकते हो कि आप पूरा क्यों नहीं बताती हैं, आधा छोड़ देती हैं। तो इसमें कई बार कुछ आंसर इतने फैक्चुअल हैं। अब ये आंसर इतना फैक्चुअल है, इससे कम 20 से 50 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका आंसर ही एक पेज में है। ठीक है, तो इसलिए कई बार मैं सोचती हूँ कि इतना लंबा चौड़ा आंसर है तो कुछ चीज़ें आप पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थिति या स्थितियों में किसी संसद सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ABCD बता भी दोगे अगर गेस करके, तो कई बार फिर आगे नुकसान हो जाता है ना। तो यह एक अपने आप में पूरा देखिए कि अधिनियम है ना। इन्होंने कहा कि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है किसी संसद सदस्य को। फैक्ट 1 है कि यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ था। सेकेंड, यदि वह नियत समय के अंदर अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है तो। थर्ड, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। एंड 4 कह रहा है कि यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और 4, सी केवल फर्स्ट थर्ड और 4, या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखिए किसी सांसद को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य तब घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह उसका निर्वाचन सदन में हुआ था। सेकेंड, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है ना। तो देखिए इसका भी काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर की गई हैं, बताई गई हैं। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और 4, सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में सदन के नियमों में व्हिप के पद का उल्लेख किया गया है। सेकंड, सदन के सदस्यों से व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। तो कहते उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी व्हिप होती है जिसे पार्टी द्वारा एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि केवल सेकेंड आपका सही है। फर्स्ट, इन्होंने कहा कि व्हिप के पद का उल्लेख भारत में सदन के नियमों में व्हिप के पद का उल्लेख किया गया है। तो देखो पहला ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि व्हिप का कार्यालय ना तो भारत के संविधान में, ना सदन के नियमों में और ना ही संसदीय कानून में वर्णित है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन केवल सही है, फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी रात के 2:20 हो रहे हैं टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। सेकंड, राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है।
तो यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो संविधान में कठोरता एवं विविधता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाने का प्रावधान है। तो इसके तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के किसी भी कार्यकारी कार्यों को उसे सौंप सकता है। इसके विपरीत राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से उस सरकार को राज्य के सरकारी कार्यों में से किसी एक को सौंप सकता है। इस तरीके से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि संसद सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संसद सत्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान विघटन के बीच की अवधि को दर्शाता है। सेकंड, दो सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान के रूप में जाना जाता है। थर्ड, दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल 3 महीनों का होता है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखो बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, सामान्यतः भारत की संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। सत्र पहली बैठक और सत्रावसान या संसद के विघटन केवल लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, के बीच की अवधि को संदर्भित करता है। आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि उन्होंने सही ही पूछा है। ठीक है, इन्होंने कहा है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 85 के अनुरूप 2 संसदीय सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। ये बता रहे कि 3 महीनों को तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगा। सेकंड, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। थर्ड, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, और यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि इन्होंने पूछा था सही नहीं है, तो थर्ड भी सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ये अपने आप में आपने पढ़ा होगा गलत हो गया। फर्स्ट भी आपका गलत हो गया, क्योंकि 10% से अधिक की बात नहीं है, 15% से अधिक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निकायों और परिषदों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता परिषद, सेकंड राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, थर्ड अंतर्राज्यीय परिषद एंड फोर्थ क्षेत्रीय परिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल सेकंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर हम। देखो प्रधानमंत्री निम्नलिखित का अध्यक्ष होता है, किसका होता है, योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नीति आयोग नाम है ना, क्योंकि उसको बदला गया। सेकंड राष्ट्रीय विकास परिषद अब निष्क्रिय है। थर्ड राष्ट्रीय एकता परिषद, फोर्थ अंतर्राज्यीय परिषद, फिफ्थ राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एंड क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का क्योंकि गृह मंत्री अध्यक्ष होता है, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छे से दी जाती हैं, आप उनको जरूर पीडीएफ में पढ़ा करो तो उससे और चीज़ें क्लियर होती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सेकंड है कि कोई विषय राष्ट्रपति के विवेकाधीन है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है और बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 163 बात करता है। 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह लेने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। यदि कोई सवाल उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधीन है या नहीं, तो इस संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है तथा उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि उसने यह कार्य अपने विवेक के अनुसार किया है या नहीं। इसके अलावा मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है ना। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति के 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन वहाँ पर केंद्र के हिसाब से बना था। सेकंड, इसने विभाजन के आधार पर दल बदलुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। तो कहीं उपयुक्त में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके, तो यहाँ पे सही बताना है, ये ध्यान रखना है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार छोटा रखने, निहरकर मतलब जो योग्यता के नहीं लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किए गए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इन्होंने यहाँ पे भी 10% दे दिया, तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया है ना। दूसरी, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा, जो आपका अनुच्छेद 75(1)(b) में बताया गया है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, बट अगर आंसर की हम बात करें तो डी हो जाएगा, यानी कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इन्होंने बोला संरक्षण प्रदान किया गया है, ऐसा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। सेकेंड, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, भारतीय संविधान में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को स्वीकार किया गया है और इस सिस्टम में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशी की तुलना में अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। इस तरीके से बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। सेकंड, मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, उसके प्रत्याशी को नहीं। थर्ड, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा का चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होता है। याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव है ना। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की। तो भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद न कि विधानसभा का चुनाव होता है। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर ये देखिए इन्होंने विधानसभा दे दी है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि थर्ड कटा, ये गया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सेकंड, यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है ना। तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के प्रति नहीं होती, संसद में क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं प्रति राष्ट्रपति, तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।